हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी कंस्ट्रक्शन टेक्नोक्रेट्स का कंस्ट्रक्नोस फोरम में। मैंने अपने फील्ड कंस्ट्रक्शन लाइफ में मैंने ये देखा हुआ है कि जब हम वेल फाउंडेशन करते हैं तो वेल फाउंडेशन सिंकिंग के दौरान जैसा कि हमें पता है कि टिल्ट एंड शिफ्ट होता रहता है। इट इज़ अ कॉमन फेनोमेना। टिल्ट शिफ्ट को मेज़र करके फिर हम उसका रेक्टिफिकेशन करते हैं। लेकिन टिल्ट एंड शिफ्ट को रेक्टिफाई करने से पहले हाउ टू मॉनिटर एंड हाउ टू कैलकुलेट द टिल्ट एंड शिफ्ट ये बड़ा कंफ्यूजिंग रहता है, क्योंकि मैंने देखा हुआ है कि मोर्थ स्पेसिफिकेशन में जो चार्ट दे रखा है, जो फार्मूला दिया हुआ है, वो काफ़ी हमारे फील्ड के इंजीनियर्स उसको प्रॉपरली समझ नहीं पाते और उन्हें बहुत दिक्कत आती है, खास तौर से जो बिगनर्स इंजीनियर हैं, जो पहली बार वेल फाउंडेशन कर रहे हैं, उन्हें एक कन्फ्यूज़न हमेशा बना रहता है। तो ऐसे इंजीनियर्स के लिए जो फील्ड इंजीनियर नए फील्ड इंजीनियर हैं, ख़ास तौर से इवन उनके लिए भी है ये जो रेगुलर इंजीनियर हैं, ये मैंने एक एक्सेल पे बहुत ही सिंपल और इजी वे में एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जिससे आप टिल्ट एंड शिफ्ट को ईजिली मॉनिटर कर सकते हैं विथ इमेजेस एंड स्केचेस। तो आइए चलते हैं, पहले देखते हैं कि सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि टिल्ट एंड शिफ्ट है क्या। जब हम वेल की सिंकिंग करते हैं तो वेल सिंकिंग दौरान क्या होता है कि जब हम ग्रैब करते जाते हैं, ग्रैब करके नीचे एक संप बना लेते हैं। संप बनाने के बाद सेल्फ वेट से जब वेल, जैसा हम जानते हैं, ऐसे नॉर्मली सिंक करता है। जब एवरीथिंग, इफ एवरीथिंग इज ओके, कहीं कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, सब चीज़ ठीक है, तब बड़ा नॉर्मली ईजिली स्मूथली आपका वेल नीचे सिंक कर जाता है। बट कभी कभी क्या होता है कि हमारे वेल के रास्ते में, कटिंग एज के रास्ते में नीचे कोई हार्ड स्टार्टा आ जाता है। इस तरह का कोई हार्ड स्टार्टा आ गया तो ऐसे केस में जब हमारा वेल सिंक करता है तो उस एक तरफ वो टिल्ट होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि एक तरफ तो हार्ड स्टार्टा है, वहाँ पे सिंक हो नहीं पाता। दूसरी तरफ स्टार्टर आपका ठीक है, स्मूथ है, सॉफ्ट है, तो वो इजीली हो जाता है और इस तरीके से हमारा ये वेल ये इस ढंग से टिल्ट हो जाता है। और ड्यू टू दिस टिल्टिंग हमारा वेल लोकेशन का सेंटर जो यहाँ था, अब वो शिफ्ट होके समवेयर इधर आ जाता है। तो एक्चुअली जो शिफ्ट है वो टिल्ट की वजह से ही होता है। यदि टिल्ट होता है तभी शिफ्ट होता है। तब हम फिर क्या करते हैं, इस तरफ कुछ कैंटलेस डाल करके फिर हम अपने टिल्ट को फिर से ठीक करते हैं आगे आने वाले सीक्वेंसेस में आने वाले लिफ्ट की जब हम सिंकिंग करते हैं तो। लेकिन इसे करने से पहले हमें कुछ चीज़ों पे ध्यान देना होता है। हमें ये कैलकुलेट एक्यूरेटली, हमें ये एक्यूरेटली ये कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ती है कि ये टिल्ट कितना है और ड्यू टू दिस टिल्ट हमारा बेस कितना शिफ्ट है। आपको इस बात को ध्यान देना है कि हमें शिफ्ट एट बेस निकालना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ और यहाँ पे, जैसा कि आप जानते हैं कि वेल के चारों एजेस पे हम एक गेज बनाते हैं, एक मीटर गेज बनाते हैं, फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द कटिंग एज टू द टॉप, जहां तक हमने कास्टिंग की हुई है वो कंटिन्यू होता जाता है गेज। और इस गेज की मार्किंग पे हम सेम गेज लेवल पे इस साइड और इस साइड लैटरली एंड ट्रांसवर्सली दोनों डायरेक्शन में, मतलब चारों पॉइंट पे हम लेवल लेते हैं और साथ में कोऑर्डिनेट्स उठा लेते हैं। इससे हमें ये मालूम हो जाता है कि आपका ये टॉप ऑफ वेल अपने एग्जैक्ट अपने डिजाइन लोकेशन से कितना शिफ्ट हुआ है। और ड्यू टू दिस टिल्ट, जब आपका टिल्ट होता है वेल तो बॉटम भी इसका शिफ्ट होता है। ड्यू टू दिस टिल्टिंग बॉटम शिफ्ट होगा, तो हम टोटल शिफ्ट बॉटम में निकाल पाते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टॉप। टॉप का शिफ्ट पता है, टिल्ट आपको मालूम हो गया, तो टॉप के शिफ्ट के रिस्पेक्ट में हमारा बॉटम कितना शिफ्टेड है ये हम निकाल पाते हैं बड़ा इजीली। तो आइए चलते हैं अपने एक्सेल सॉफ्टवेयर पे कि किस तरह से हम वहाँ काम करते हैं।
सिर्फ आपको ये 4 लेवल निकालने होते हैं और आपको टिल्ट एंड शिफ्ट विथ ऑल डिटेल्स विथ स्केचेस आपको मिल जाता है। आइए चलते हैं एक्सेल में। ये देखिए, ये एक्सेल शीट है जहां हम टिल्ट एंड शिफ्ट निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इसे इस्तेमाल कैसे करना है। तो पहली बात कि इसमें 3 शीट है, आप ये देखेंगे टिल्ट एंड शिफ्ट रिकॉर्ड एंड इनपुट। इन तीनों शीट का यूज कैसे करना है वो मैं आपको एक एक करके बताता जाता हूं। आपको के लिए अब सबसे पहले हम आते हैं टिल्ट एंड शिफ्ट में। एक बात का ध्यान रखना है, इन तीनों शीट का नाम आप बदलेंगे नहीं, क्योंकि फॉर्मूला और जो भी विजुअल बेसिक में जो मॉड्यूल इसमें बने हैं वो उसमें इस सीट के रेफरेंसेस लिए गए हैं। इसलिए आप जब नाम बदलेंगे तो नेचुरली एरर्स आने की संभावना है। तो सबसे पहले क्या करना होता है कि आपको अपने ब्रिज के का जो डिटेल है, जो प्रॉपर्टीज ऑफ वेल है, लोकेशन, एक बार वन टाइम आपको फिट करना है अपने प्रोजेक्ट के लिए। फिर आपको कभी इसको फिट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। दैट इज ओनली वन टाइम। और वो है कहाँ भरते हैं इसको, सीधा आप बिल्कुल नीचे आ जाइए, इस शीट के बिल्कुल नीचे आ जाइए, बिल्कुल बॉटम में। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है प्रॉपर्टीज ऑफ वेल। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ वेल ये आपको सारे डालने हैं और यहां पर डालना है ब्रिज रेफरेंस। आपके हेल्प के लिए ये साइड एक्सेल के इस सीट के साइड में कुछ आपको गाइडलाइन दिया हुआ है। यहां लिखा है ऑल कॉलम्स एक्सेप्ट टोटल डेप्थ ऑफ वेल विच इज ऑप्शनल आर टू बी कंपल्सरी फील्ड। कहने का मतलब ये है कि आप इस कॉलम को छोड़ करके बाकी ये सारे कॉलम फ्रॉम ए बी सी डी ई टू एफ, आपको सारे कॉलम्स ये फिल होने चाहिए। इसमें कोई भी डेटा आपको ब्लैंक नहीं देना है। तो दिस इज ओनली वन टाइम फीडिंग। एक बार आप फिट कर देते हैं, ये हमेशा के लिए आपका काम हो जाता है। फिर आपको प्रोजेक्ट में आपको फिर आगे फिट करने की जरूरत नहीं है। इसमें आप देखेंगे कि ऑलरेडी ये मेरे प्रोजेक्ट का शीट है। तो इसमें A1 से लेकर के A2 तक इसमें कुछ डेटा डाला हुआ है विथ 16 पीयर लोकेशन। देयर इज टोटल 18 लोकेशंस। आपकी लोकेशंस कम या ज़्यादा हो सकते हैं। यदि कम है तो आप बाकी डेटा को मत भरिए, आप सिर्फ सपोज 5 स्पैन है या 6 ही लोकेशन है तो 5-6 लोकेशन यहाँ डालिए, बाकी को आप डिलीट कर दीजिए। सपोज आपका ब्रिज बड़ा है, लंबा ब्रिज है, 50 लोकेशंस हैं, 60 लोकेशंस हैं, 90 लोकेशंस हैं, जो भी हों, तो उसके लिए आप इसके नीचे रो ऐड कर सकते हैं। रो ऐड करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे आप लिखा है देखिए, इस रेड बैंड के नीचे आपको कुछ नहीं करना। वैसे आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे क्योंकि सारे सेल लॉक हैं, आप नीचे इसके इंटर कर भी नहीं सकते। तो इंसर्ट रो अबव दिस पॉइंट फॉर एडिशन ऑफ वेल लोकेशन। आपको इस रेड बैंड के ऊपर ही वेल लोकेशन ऐड करना है कभी भी। और उसके लिए आपको कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। यहाँ आपके लिए गाइडलाइन लिखा है, सेलेक्ट एनी सेल अबव एंड क्लिक ऑन दिस रेड बैंड टू इंसर्ट द रो। आपको कुछ नहीं करना, इस रेड बैंड के ऊपर कहीं भी सिलेक्ट कर लीजिए, कहीं भी किसी भी रो को, किसी भी सेल को सिलेक्ट कर लीजिए, जस्ट अबव दिस एंड क्लिक ऑन दिस रेड बैंड। आपको पूछेगा भाई आपको कितने रो इंसर्ट करने हैं। बाय डिफॉल्ट 5 रखा है, यू कैन ऐड एज मच एज यू वांट। आप 10, 20, 25, 50 जितने भी ऐड करने हैं आप ऐड कर लीजिए, डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट। चलिए मैं मानता हूं कि मुझे 3 लोकेशन और ऐड करने हैं। इंटर कर दिया, ये देखिए 3 लोकेशन ऐड हो गया और ऊपर के फॉर्मेट को सिंपली कॉपी करके नीचे इंसर्ट कर देता है। आपको कुछ नहीं करना, आप यू कैन चेंज इट। इसको P15 है, आपको P16 करना है, 16 17 करना है, आप P17 कर लो इसको। इसको आप कर लीजिए P18 ये हो गया, लाइक दैट इट इज़ P19। इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। A2 आपका लास्ट में आ गया। फिर आप जितने लोकेशन ऐड करना है कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स आपको यहाँ डालने हैं बेस्ड ऑन योर एक्चुअल डिज़ाइन लोकेशन। एज पर योर डिज़ाइन, जो आपके डिज़ाइनर ने दिया है, जो आपके ड्राइंग में लिखा है, उस एग्जैक्ट लोकेशन को आपको यहाँ फीड करना है। और ये चेनेजेस हैं। चेनेज तो आप चाहे तो स्टार्टिंग का चेनेज डाल दें, इट कैन बी एनीथिंग। यहाँ पर 0.8 है, दिस इज द चेनेज ऑफ वेल सेंटर। इसके बाद आप स्पेसिंग ऐड करते चले जाएं। जैसे मैंने देखिए यहाँ पर ऐड किया हुआ है, स्पैन
सेंटर टू सेंटर ऑफ वेल स्पैन जो डिस्टेंस है उसको सिंपली ऐड कर दिया, आपको फिट करना है फिट कर लें, फॉर्मूला में डालना है डाल दें, आपको सारे वेल सेंटर के चेनेजेस यहाँ डाल देने हैं। इट कैन बी 0, इट कैन बी एनीथिंग। उसके बाद डायमेंशन ऑफ वेल, वेल डायमेंशन आपको लॉन्गिट्यूडिनल एंड लेटरल दोनों डायमेंशन यहाँ डालने हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर डायमेंशन डालते समय एक ट्रिक आपको यूज करना है। वेल, कोई भी वेल आइदर सर्कुलर होगा या डबल डी होगा। ये मैंने स्पेशली सर्कुलर और डबल डी के लिए बना रखा है, ये स्क्वायर रेक्टेंगुलर वेल के लिए नहीं है। ठीक है, आप स्क्वायर रेक्टेंगुलर यूज कर सकते हैं बट वो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाएगा इसमें। इट इज बेस्ट सुटेबल फॉर सर्कुलर वेल एंड डबल डी। तो आपको करना क्या है कि लॉन्गिट्यूडनल यानी कि अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल अलाइनमेंट ऑफ द ब्रिज, आपके वेल का आउटर टू आउटर डायमेंशन क्या है आपको यहाँ फिट करना है, लेटरल डायमेंशन आउटर टू आउटर आपको क्या है वो फिट करना है। आप एक बात यहाँ ध्यान देंगे कि मेरा वेल का लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन ज़्यादा है, लैटरल कम है, मतलब हमारा डायरेक्शन ऑफ डबल डी है वो इट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल अलाइनमेंट। ये हमारे प्रोजेक्ट का स्पेशल केस है, सब जगह जनरली ऐसा होता नहीं है। जो डायरेक्शन वेल का होता है आपको बाकी लोकेशन का वो एबटमेंट का भी होता है, लेकिन हमारे प्रोजेक्ट में अलग है। अब P1 पे देखिए, ये जो P1 है, P1 पे ध्यान दीजिए, लॉन्गिट्यूडनल और लैटरल दोनों सेम डायमेंशन लिखा है, मतलब इट इज अ सर्कुलर वेल। क्योंकि जब लैटरल डायमेंशन जो भी आप डालते हैं ना, वो नेचुरली वो डायमीटर ऑफ डबल डी का डायमीटर होता है सर्कुलर पोर्शन का, तो ये ऑटोमेटिक डायमीटर में ले लेगा। और यहाँ पे दोनों जब सेम डालते हैं मतलब वो समझ जाता है कंप्यूटर कि इट इज सर्कुलर। और उसके बाद P2 टू ऑनवर्ड्स, P2 टू लेकर के P16 तक आप देखेंगे इट इज लैटरल, लॉन्गिट्यूडनल इज लेस देन लैटरल, जो कि स्टैंडर्ड डायमेंशन इसी टाइप का होता है कि लैटरल डायरेक्शन में डबल डी ज़्यादा होगा, लॉन्गिट्यूडनली जो होगा वो होगा इक्वल टू योर डायमीटर ऑफ डी। ठीक है, जो डी का जो सर्कुलर पोर्शन का डायमीटर होता है उसके बराबर होता है। तो जो भी है आप यहाँ पे डालेंगे तो ऑटोमेटिक आपका शेप ऑटोमेटिक बन जाएगा, हर चीज़ ऑटोमेटिक कैलकुलेट होता रहेगा। कहने का मतलब आपको सिंपली दिस इज अ वन टाइम इनपुट एंड दिस इज ऑल्सो अ वन टाइप इनपुट। ये क्या है? ये है आपको ब्रिज का रेफरेंसेस। ब्रिज रेफरेंस मीन्स क्या है, मैं आपको इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये मैं मान के चलता हूँ क्योंकि ये पूरा जो सॉफ्टवेयर बना हुआ है वो इस बेस पे बना हुआ है, ये मान करके बना हुआ है कि कोई भी रिवर ब्रिज है और इट इज़ ऑन ए स्ट्रेट लाइन। जब स्ट्रेट लाइन में होता है तो नेचुरली एबटमेंट A1 के पहले कहीं ना कहीं कोई रेफरेंस पॉइंट होगा। यहाँ पे कोई ना कोई आपके रेफरेंस पॉइंट होंगे इस जगह पे, और एक रेफरेंस पॉइंट हो सकता है यहाँ पे दूसरे लोकेशन पे। कहने का मतलब ये है कि ब्रिज के फर्स्ट पॉइंट और एंड पॉइंट पे कोई भी रेफरेंस पिलर या रेफरेंस पॉइंट हो सकता है, जिसको आप रेफरेंस 1, इसको रेफरेंस 1 बोलेंगे और आप इसको रेफरेंस 2 बोलेंगे। ये दो रेफरेंसेस है, स्टार्टिंग इज द रेफरेंस 1, एंड इज द रेफरेंस 2। इट कैन बी सेंटर ऑफ द वेल, सेंटर ऑफ द एबटमेंट A1 का जो वेल सेंटर है वो हो सकता है रेफरेंस 1, और रेफरेंस 2 हो सकता है एबटमेंट A2 का वेल सेंटर। तो ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इज द पॉसिबिलिटी। बाकी सारे जो चेनेजेस हैं P1 का, P2 का, P3 का, ये जो सारे डिटेल्स हैं वो आपको कंप्यूटर खुद ही कैलकुलेट कर लेगा कि इसके इस पर्टिकुलर चेनेज पे कोऑर्डिनेट क्या होनी चाहिए, या इसके टिल्ट एंड शिफ्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो कंप्यूटर बाकी खुद ही कैलकुलेट करेगा। तो आइए वापस चलते हैं एक्सेल में। तो दिस इज रेफरेंस 1, स्टेशन 1 एंड रेफरेंस स्टेशन 2। स्टेशन 1 का चेनेज लिखना है, नॉर्थिंग डालना है, ईस्टिंग डालना है। स्टेशन 2 का नॉर्थिंग डालना है, ईस्टिंग, नॉर्थिंग, ईस्टिंग एंड चेनेज डालना है। ठीक है, ये यहाँ लिखा हुआ है आपको गाइडलाइन। प्रोवाइड द चेनेज एंड कोऑर्डिनेट ऑफ द ब्रिज रेफरेंस स्टेशन, आपको प्रोवाइड करना है। जहाँ भी कंफ्यूजन हो आप यहाँ से देख सकते हैं। चलिए अब चलते हैं कि ये फंक्शन कैसे करता है, इसको मैं दिखाना चाहता हूँ कि कितना सिंपल है
एक बार आपने डेटा फीड कर दिया है अपने किसी भी ब्रिज लोकेशन का, तो उसके बाद ये किस तरह से वर्क करता है। ये तो जनरल डेटा है, ऑटोमेटिक जनरेट हो रहा है। ये कैलकुलेशन ऑफ शिफ्ट है, वेल टॉप। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ टिल्ट हुआ। फाइनली जो हमें कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन ऑफ फाइनल शिफ्ट एट वेल बॉटम। एक्चुअली वेल के बॉटम में ही हमें शिफ्ट निकालना होता है, जिसका हमारे स्पेसिफिकेशन या ड्राइंग में ये दे रखा होता है कि हमारे लिमिटेशंस कितने हैं, कितने टॉलरेंसेस हैं, जिसके बियॉन्ड हमें नहीं जाना चाहिए। और उसके लिए अब आप उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आएंगे तो आपको इस तरह के डाटा मिलेगा। सपोज ये P15 है, यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम हियर, जो भी लोकेशन आप सेलेक्ट करना चाहें। मान लीजिए P12 है, P12 सेलेक्ट कर लिया। P12 आपने सेलेक्ट किया तो देखिए यहाँ डेटा नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि लिफ्ट नंबर जो 8 लिखा है वो 8 नंबर लिफ्ट का डेटा इसमें अवेलेबल नहीं है। इस पर्टिकुलर लोकेशन के लिए जो भी डेटा अवेलेबल है वो आप इसके ड्रॉप डाउन में लिस्ट में आपको मिलेगा। आपको इतने सारे लिफ्ट का डेटा अवेलेबल है, जो नहीं अवेलेबल है आपको फिट करना होगा। तो सपोज मान लीजिए कि मैं चलता हूँ लिफ्ट नंबर 10 पे, 10th लिफ्ट। अब ये देखिए कि 10th लिफ्ट का, पहले मैं ये डेटा आपको समझाना चाहूँगा कि ये देखिए डेट आ गया, जो भी आपने डेटा फीड कर रखा होगा पहले से, डेट आ गया, गेज मार्क आ गया, डेविएशन आ गया, डेविएशन इन लैटरल डायमेंशन, सारी चीज़ें आ गई। और उसके बाद रिजल्टेंट शिफ्ट एट टॉप, रिजल्टेंट उसका तो वेल रोटेशन एट टॉप, ये सारी बातें, ये आपको जो आपको यहाँ डायग्राम में भी दिख रहा है वो सारे डिटेल्स यहाँ पे आ गए। तो रिजल्टेंट टिल्ट आपका हो गया, इन परसेंट में बात करें तो 2.13%, और हॉरिजॉन्टल वर्सेस वर्टिकल की बात करें तो 1/47, जो कि विच इज़ द बियॉन्ड द लिमिट, क्योंकि 1% से ज़्यादा आपका टिल्ट नहीं होना चाहिए एज पर द कोडल प्रोविजन। और रिजल्टेंट शिफ्ट एट बॉटम इट इज़ 248 mm, जो कि बियॉन्ड द लिमिट ऑफ 150 mm है। हमारे कोडल प्रोविजन के हिसाब से जो रिजल्टेंट शिफ्ट का रेंज है, जो टॉलरेंस है, उसमें दो टॉलरेंस दिए हुए हैं कि वेल डायमेंशन, जो वेल का लीस्ट लैटरल डायमेंशन है, डिवाइडेड बाई 40 एंड 150 mm, विच एवर इज लेस। और ये नॉर्थ डायरेक्शन ऑटोमेटिक ये शो करता है, डिपेंड्स ऑन योर साइट कंडीशन। जो भी आप डेटा फीड करेंगे, जो आपने रेफरेंसेस फीड किया हुआ है नॉर्थिंग ईस्टिंग का, रेफरेंस 1 और 2 का, उसके हिसाब से ऑटोमेटिक ये मूव करता है। ये देखिए, दिस इज फ्लो डायरेक्शन। आपको यहाँ लिखा है क्लिक ऑन फ्लो टू चेंज द डायरेक्शन। आपके प्रोजेक्ट का फ्लो डायरेक्शन हो सकता है कि इस डायरेक्शन में हो, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। हमारे प्रोजेक्ट में फ्लो डायरेक्शन इज फ्रॉम दिस टू दिस, तो ये आपको इससे पता चलता है कि विच इज अप स्ट्रीम एंड विच इज डाउन स्ट्रीम। अब देखिए कि हमारा वेल इस कंडीशन में कितना ज़्यादा रोटेटेड है और कहाँ से कहाँ तक शिफ्ट हो गया है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ आपको दिखाने के लिए। ये देखिए, सारे गाइडलाइंस वैसे यहाँ लिखे हैं, जब भी आपको फ्यूचर में याद ना रहे, क्लिक ऑन एक्सिस बार टू शो और हाइड द शिफ्ट पोजीशन ऑफ वेल। शिफ्ट पोजीशन ऑफ वेल जो है ना, ये आप एक्सिस पे जैसे आप क्लिक करेंगे ना, तो ये देखिए, ये सिर्फ आपको दिख रहा है ओनली ओरिजिनल पोजीशन ऑफ द वेल। यहाँ पर लीजेंड में लिखा हुआ है डिजाइंड वेल पोजीशन। फिर से आप इस एक्सिस पे कहीं भी क्लिक करेंगे तो अब आप देखिए शिफ्टेड वेल पोजीशन है, दिट इज डार्क ब्लैक लाइन इज द शिफ्टेड वेल पोजीशन। अभी ये डॉटेड लाइन दिख रहा है, नॉट शोन लिखा है, फिर से आप क्लिक करेंगे तो अब देखिए ये हाइड हो गया, डार्क ब्लैक लाइन जो था वो हाइड हो गया, डॉटेड लाइन आ गया विच इज शिफ्टेड वेल पोजीशन एट बॉटम। आप इसको एक बार फिर से क्लिक कीजिए तो सारे लोकेशन अब आपको दिखने लगे। ये जो रेड लाइन है, दिस इज द डिजाइन लोकेशन, and this dotted line is bottom position of the well, and the solid black is the top position of the well। और रोटेशन भी आप दिख रहा है आपको कि वेल कितना रोटेट कर गया है, ये भी आपको दिख रहा है। अब जैसा कि यहाँ लिखा है क्लिक ऑन वेल सेंटर टू शो हाइड द टिल्ट और लिमिट। कभी कभी क्या होता है कि ये जो हमारा स्केच है उसका इतने सारे उस पे लाइन्स सुपर इम्पोज हो जाते हैं, तो आपको समझने में या दिखने में थोड़ी दिक्कत आए, या स्केल इतना छोटा है कि आप
आपको एक्सप्लेन प्रॉपरली हो सकता है आप इसको विजुअलाइज ना कर पाए। तो उसके लिए दो बातें मैंने बताई, एक तो आप एक्सिस पे क्लिक करेंगे तो वन बाय वन आप एक पोर्शन को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं, नंबर वन। नंबर टू, जब आप इस मैग्नीफायर पे क्लिक करेंगे, अभी आप देखिए कि यहाँ पर एक यूनिट लिखा है कि दिस इज वन ब्लॉक इज 1 मीटर, ठीक है, 1 बाई 1 मीटर का ब्लॉक्स है, और इससे ये आपको इट इज बेसिकली इट इज ऑन द स्केल। अब आप इस पे जब क्लिक करेंगे, जब आप इसको क्लिक करेंगे तो यू कैन विजुलाइज ऑन लार्ज स्केल। ये स्केल भी दिख रहा है, इट इज 100 mm, वन बॉक्स इज नाउ इट इज 100 mm, 10 टाइम्स लार्जर। और बढ़ाना चाहते हैं और बढ़ा सकते हैं आप, इट इज 67 mm नाउ, 15 टाइम्स लार्जर। इस तरह से ये इंक्रीज होता जाता है, आपको और छोटा करना है आप कर सकते हैं। सपोज कुछ लाइन हाइड करना है तो आप एक्सिस पे क्लिक करेंगे तो लाइन्स इसके हाइड हो जाएंगे, आप उतना नहीं डिटेल देखना चाहते हैं तो। अब आप देखिए कि आप इसको विजुलाइज कर सकते हैं, दिस इज द डिजाइन लोकेशन ऑफ द वेल सेंटर, दिस इज बॉटम शिफ्टेड लोकेशन ऑफ द वेल सेंटर, एंड दिस इज टॉप वेल सेंटर, टॉप शिफ्टेड लोकेशन ऑफ द वेल सेंटर। मतलब बॉटम वेल सेंटर यहाँ है, टॉप वेल सेंटर यहाँ पर है, और आपका जो वेल है इस डायरेक्शन में टिल्टेड है, और पोजीशन शिफ्ट यहाँ इस डायरेक्शन में हो गया है। अब आप देखिए कि व्हाट इज दिस रेड लाइन एंड व्हाट इज दिस ब्लैक लाइन, ब्लैक सर्कल। जो रेड लाइन है वो डिजाइन पोजीशन से बॉटम के शिफ्टिंग का लिमिट है। ये शिफ्ट है 150 mm डाया का, और आपका शिफ्ट हो चुका है इसके बियॉन्ड। कितना शिफ्टिंग है आपका? 248 mm। ये देखिए 248 mm आपकी शिफ्टिंग है, जो कि 150 के बियॉन्ड है। जो ये बियॉन्ड लिमिट लिखा है ना, दिस रिंग इज फॉर 150 mm लिमिट। एंड व्हाट इज दिस? ये आपका है टिल्टिंग का लिमिट। ये जो 1% का लिमिट है ना, ये सर्कल ये बताता है कि आपका यदि बॉटम यहाँ है तो टॉप इस बॉटम के रिस्पेक्ट में टॉप इस रेंज के अंदर होना चाहिए। लेकिन सिंस आपका टिल्ट 2.13% है, जो कि इस रेंज के बाहर चला गया है, मतलब दोनों की दोनों ही लिमिट्स आपको क्रॉस कर रहा है। जब आप इस सेंटर में क्लिक करेंगे, इस रिंग को, इस लिमिटेशंस को, जो टिल्ट का लिमिटेशन है, आप सेंटर में क्रॉस करके हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। ये बात यहाँ लिखी हुई है, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि वेल सेंटर पे आप क्लिक करेंगे, यू कैन शो और हाइड द टिल्ट लिमिट ऑफ द वेल विथ रिस्पेक्ट टू बॉटम ऑफ द वेल। ठीक है, अब इसको मैं फिर से ऑन करता हूँ बाकी लोकेशन को। अच्छा, एक और मैं बताना चाहता हूँ कि इसके नीचे एक और चार्ट है जिससे आपको ये पता चलता है कि टिल्ट एंड शिफ्ट रिकॉर्ड वेल लोकेशन P5 का जितने भी टिल्ट एंड शिफ्ट रिकॉर्ड हैं, ये सारे आपके लिफ्ट नंबर हैं। लिफ्ट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 सारे लिफ्ट लोकेशन है। दिस रेड लाइन इज लिमिट ऑफ टिल्ट इन 1%, एंड टॉप में दिया है शिफ्ट इन mm फॉर 150 mm। दिस इज द रेंज बता रहा है, और इस रेंज के बाहर कब कब आप कैसे कैसे वेल का डेविएशन होता गया है लिफ्ट वाइज, वो आप यहां से देख सकते हैं। जो ग्रे बॉक्स है दैट इज टिल्ट, एंड जो ब्लू है, ब्लू लाइन, दैट इज शिफ्ट। मतलब लिफ्ट 1 के बाद लिफ्ट 2 का जो रिकॉर्ड है, जो आपने ऑलरेडी डाल रखा है, उसके हिसाब से ये टिल्ट आपका यहां तक है विच इज 0.7%, एंड शिफ्ट आपका 33 mm है। बोथ आर विद इन द लिमिट। यहाँ देखिए ज़्यादा था, कभी कहीं टिल्ट ज़्यादा होता है, कहीं शिफ्ट ज़्यादा होता है, तो जो भी फ्लैक्चुएशंस हैं आप अपने सारे लिफ्ट के फ्लैक्चुएशंस यहाँ से देख सकते हैं। कब कब आप लिमिट से बाहर गए हैं, फिर कब अंदर आए हैं, फिर लिमिट से बाहर गए हैं, फिर कब अंदर आए हैं। यू कैन विजुलाइज योर वेल प्रॉपरली फ्रॉम बॉटम टू टॉप, जिस तरह जहाँ तक आपने काम कर लिया है। ठीक है, अब आप पहले मैं चलता हूँ ये बताने कि कैसे हम एंट्री करते हैं, इनपुट कैसे करते हैं। तो इनपुट के लिए आपको इस शीट में आना है। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करना है, इनपुट ऑफ टिल्ट एंड शिफ्ट। टिल्ट एंड शिफ्ट के रिकॉर्ड को इनपुट करना है। आप देखिए बहुत सारे वेल लोकेशंस के मैंने पहले से डाल रखे हैं। आपको क्या करना है, सिंपली इस एक्सेल शीट के हेड पे आपको क्लिक करना है। आप जैसे जाएंगे ऑटोमेटिक वो एक्टिवेट हो जाता है।
आप जैसे यहाँ क्लिक करेंगे, सबसे पहले आपसे पूछता है कि डेट ऑफ इंस्पेक्शन। डेट ऑफ इंस्पेक्शन मेरे रिकॉर्ड में है, इट इज 13 अप्रैल 13/4/23। ठीक है। लोकेशन, लोकेशन इज A2। लिफ्ट नंबर, लिफ्ट नंबर है, इट इज लिफ्ट नंबर 24। अब आपके 3 स्टेजेस होते हैं। जैसे हमारे प्रोजेक्ट में एक फॉल्स वॉल भी है, आपके प्रोजेक्ट में शायद ना हो। जनरली हम वेल सिंकिंग से पहले भी लेते हैं और वेल सिंकिंग के बाद भी लेते हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर कंडीशन। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ए है, ए फॉर आफ्टर सिंकिंग, बी फॉर बिफोर सिंकिंग और एफ फॉर फॉल्स वॉल। आपके यहाँ फॉल्स वॉल नहीं होगा तो कोई बात नहीं, इट विल बी नॉट अप्लीकेबल फॉर यू। तो अभी मैं ए को सिंपली मैं टाइप इंटर कर दूंगा तो वो ले लिया आफ्टर सिंकिंग। ये बस रिकॉर्ड कर रहता है कि कहाँ कहाँ किस कंडीशन के लिए आप ले रहे हैं। उसके बाद गेज मार्क, जो गेज पे हाइट है वो आपको यहाँ टाइप करेंगे। हमारे केस में आज के रिकॉर्ड में 70 मीटर है। उसके बाद अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ये नॉट लेफ्ट फेस ऑफ द वेल सेंटर, वेल सेंटर के लेफ्ट फेस पे का आपका कोऑर्डिनेट क्या है। पहले नॉर्थिंग डालेंगे फिर ईस्टिंग डालेंगे। जैसे ही आप देखेंगे कि ऑलरेडी कंप्यूटर ने कुछ रिकॉर्ड से, पुराने रिकॉर्ड से खुद ब खुद आपके वेल्स उस कोऑर्डिनेट को, नॉर्थिंग को ले लिया है। ये जब, क्योंकि अभी A2 का पहले भी हमने रिकॉर्ड फीड किया होगा, जैसे आप देखेंगे A2 का रिकॉर्ड यहाँ पर भी है। तो जहाँ भी पहले आपने यदि उस लोकेशन का पहले से फीड कर रखा होगा तो ऑटोमेटिकली ले लेगा। और जनरली ये देखा गया है कि लास्ट के जो आप देखेंगे कि 280752 यहाँ तक तो डिजिट दिख रहा है, इसके बाद हैश हैश दिया है। कहने का मतलब साफ सिर्फ आप इस डायमेंशन को ही फीड करेंगे तो सारे कोऑर्डिनेट को ले लेगा। आपको इस पूरे कोऑर्डिनेट को टाइप करने की जरूरत नहीं है। ये इससे क्या होता है, आपका टाइम सेविंग होता है। जैसे मैं इतना नहीं टाइप करूंगा, मैं सिर्फ टाइप करूंगा आखिरी के ये 4 डिजिट्स, डेसिमल से एक पहले और बाकी के। सपोज मान लीजिए कि आपका वेरिएशन इससे भी ज़्यादा है, देन यू हैव टू टाइप द फुल कोऑर्डिनेट। तब आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ से जा करके और उस पर्टिकुलर पोर्शन को यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करके उसको करेक्ट कर सकते हैं। यहाँ सिंपली यदि सपोज मान लीजिए कि आपका सिर्फ इतना ही चेंजेस है, ये लास्ट के 4 डिजिट में ही चेंजेस है, तो इसके को पूरे को टाइप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ आखिरी जितना हैश डेसिमल प्लेसेस है उतनी ही को टाइप करेंगे। मेरे केस में ये जो वेरिएशन है इट इज़ 1.727, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ है। तो आप इतना ही टाइप करेंगे तो ये देखिए कि बाकी के कोऑर्डिनेट्स ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाता है। तो आप इट इज़ ओनली फॉर सेविंग ऑफ टाइम, आपको पूरा कोऑर्डिनेट डालने की जरूरत नहीं है। अब नाउ ईस्टिंग ऑफ दिस लोकेशन इट इज़ 80। यहाँ इवन मैं देख रहा हूँ कि मेरा जो रिकॉर्ड है वो फ्रॉम हियर टू हियर कंप्लीट डेटा सेम है, सिर्फ डेसिमल के बाद चेंजेस है। तो सिर्फ डेसिमल के बाद चेंजेस है तो मैं सिर्फ उतना ही टाइप करूंगा, 0.51, दैट्स ऑल। क्योंकि बाकी कोई चेंजेस नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो डेटा से ले लेगा। RL आपको डालना है, RL मेरे केस में है इट इज़ 41.454, ठीक है। अब नॉर्थिंग डालेंगे, राइट फेस, पहले हमने लेफ्ट फेस का डाला था, अब राइट फेस को डालेंगे। राइट फेस इट कैन बी अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम जो भी हो, क्योंकि जब हम लेफ्ट फेस किसको बोल रहे हैं, राइट फेस किसको बोल रहे हैं, इस बात को समझने की ज़रूरत है। जब हम इंक्रीजिंग चेनेज की तरफ फेस करके खड़ा होते हैं तो जो हमारा लेफ्ट साइड होगा दैट इज लेफ्ट फेस, जो राइट साइड होगा वो राइट फेस। तो अब हम यहाँ डाल रहे हैं राइट फेस का नॉर्थिंग। राइट फेस का नॉर्थिंग है हमारा 715, सिर्फ डेसिमल प्लेसेस में चेंजेस है, 079 है तो 0.079 सिर्फ डालेंगे, बाकी डिजिट सेम है इसलिए हम सिर्फ आखिरी डिजिट को डालेंगे। नाउ इट इज़ 95, ओनली आखिरी डिजिट में चेंजेस है 0.435, तो सिर्फ हम डालेंगे 0.435। उसके बाद RL डालेंगे, RL 41.457, 45 है, सिर्फ 7 चेंज होगा, ये हो गया। अब हम
डाल देंगे A2 फेस। हमारे किसी भी ब्रिज का एक A1 फेस होगा, एक A2 फेस होगा। ब्रिज का स्टार्टिंग A1 से होगा जो स्टार्टिंग चैनल्स पे है, और लास्ट चैनल एंड ऑफ चैनल्स पे होगा A2 फेस। तो A2 फेस मतलब अदर फेस टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ब्रिज, उस फेस का कोऑर्डिनेट क्या है, उसका नॉर्थिंग क्या है, तो उसका नॉर्थिंग है हमारा 24, ओनली डेसिमल प्लेसेस में चेंज है ये भी, तो 0.297, बाकी डिजिट सेम है। स्टिंग है 98। अब ये हमारे केस में क्या आ रहा है कि आखिरी का 8 है ना, ये भी चेंज हो रहा है, बाकी सारे सेम है। तो मैं सिर्फ टाइप करूंगा 7.538, ठीक है। आर एल इज 41.487, तो 41.4 ठीक है, 87 चेंज कर दिया। ओके, अब A1 फेस पे चलेंगे। A1 साइड, A1 फेस का नॉर्थिंग है 512.122, ओनली है 0.122। ओके, एंड स्टिंग है 85.94 एंड RL इज 41.434, दैट्स ऑल। यदि आगे आपको और भी एंट्री करनी है लाइक दैट, यू कैन कंटिन्यू, यू कैन गो एंड हेड। आप एक एक करके एंट्री करते जा सकते हैं, एक बार में आप जितनी भी एंट्री करना चाहें आप कंटिन्यूस कर सकते हैं। एक बात ध्यान देना होगा, मैं अभी यदि एंट्री इतनी है तो मैं कैंसिल करता हूँ एक ही एंट्री करके। एक बात यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन लिखा है कि इंसर्ट रो एबव दिस पॉइंट। यदि आपको फर्दर यहाँ तक फील हो गया और आपको फर्दर रो इंसर्ट करना, यू कैन क्लिक इट हियर, बट इवन उसकी ज़रूरत भी नहीं आपको पड़ेगी। जब आप एक एक डेटा डालते जाते हैं और जब नंबर ऑफ रो 3 से कम बचते हैं तो ऑटोमेटिक कंप्यूटर आपके लिए रो इंसर्ट करता चला जाता है, आपको रो इंसर्ट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। फिर भी एक ऑप्शन है कि जब आपको रो इंसर्ट करना है यहाँ से कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने एक डेटा फीड कर दिया। डेटा फीड हमने किसका किया, A2 का 24th लिफ्ट। अब हम चलते हैं टिल्ट एंड शिफ्ट के पुराने अपने सीट में, यहां आ गए। अब यहां से हम सिलेक्ट करते हैं A2, ये A2 सिलेक्ट कर लिया। A2 लोकेशन में हमारा लिफ्ट कौन सा था, इट वाज 24। जो भी लिफ्ट आपने इंटर किया होगा, जो डेटा अवेलेबल होगा वही आपको यहाँ दिखेगा, दूसरा नहीं दिखेगा। 13 के बाद 14 15 का डेटा नहीं तो नहीं दिख रहा है, 16 का लिफ्ट का है, उसके बाद डायरेक्टली 24th लिफ्ट का है। जो डेटा अवेलेबल होगा वही आपको लिस्ट में दिखेगा। तो हमने जो लेटेस्ट अभी इनपुट डाला है वो 24th लिफ्ट का है। यहाँ से भी आपको सेलेक्ट करना होगा, इट इज़ आफ्टर सिंकिंग, बिफोर सिंकिंग और फॉल्स वाल। तो ये आफ्टर सिंकिंग का था क्योंकि हमने आफ्टर सिंकिंग का डेटा डाला था। तो अब ये देखिए कि आफ्टर सिंकिंग के ये सारे डेटाज आपको यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ इस जोन के बारे में। यहाँ देखिए कि ये तो हो गया कि डेटा हमने फिट कर लिया, उसके स्टेटस को भी देख लिया यहाँ पे कि क्या स्थिति है। बट जो भी स्टेटस है आप कभी भी क्लिक करके देख सकते हैं, बट आप चाहते हैं इसका रिपोर्ट बनाना, इसको सेव करना चाहते हैं परमानेंटली, क्योंकि जब आप सेव करेंगे ना तभी आपको ये डिटेल्स यहाँ का दिखेगा। अभी आप देखिए टिल्ट एंड शिफ्ट आपको दिख रहा है, सारे लोकेशन A2 का ऑल लिफ्ट का टिल्ट एंड शिफ्ट दिख रहा है। बट अभी अभी आपने जो डाला लेयर नंबर 24, सॉरी लिफ्ट नंबर 24 का डेटा नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने अभी उस डेटा को सेव नहीं किया है। तो सेव करने के 3 कंडीशन है, यहाँ पे आप देखिएगा। ये जो सर्कल है जब रेड हो तो मतलब इट इज़ नॉट स्टोर्ड, आपको यहीं पे बता देता है कि भाई आपने स्टोर अभी नहीं किया है। जो ब्लू पॉइंट है, जब ब्लू ये कलर हो जाएगा, ये कहेगा, इसका मतलब ये होता है कि आपने डेटा सेव तो कर दिया है बट परमानेंटली स्टोर नहीं किया है फॉर फ्यूचर यूज। ग्रीन है कि ये आपने परमानेंटली अब स्टोर कर दिया है, आपके फ्यूचर में कभी भी आप इसको यूज करेंगे तो आपको डेटा दिखेगा। तो सबसे पहला काम कि एक एक एंट्री जो आप यहाँ से देखते हैं ओपन करके, जब आपने देख लिया, आपने देखा है रेड मार्क है, इसका मतलब डेटा स्टोर नहीं है। तो आपको क्या करना है, ये सेव डेटा है ना, यहाँ पे क्लिक करना है सेविंग ऑप्शन में। ये क्लिक होने के बाद ये देखिए ब्लू हो गया। ब्लू होने के बाद डेटा आपका सेव हो गया। कहाँ सेव हो रहा है मैं दिखाऊंगा अभी। सेव हो गया बट परमानेंटली ये स्टोर नहीं हुआ अभी, ठीक है।
अब आप इसी तरह से नेक्स्ट डेटा ले सकते हैं, जैसे P16 लिया, P16 का 24th लिफ्ट नहीं है इसलिए डेटा यहाँ ब्लैंक हो गया। आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा विच लिफ्ट, सॉरी सपोज लिफ्ट 7 है, तो देखिए इस लिफ्ट 7 का डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है, ये ग्रीन का मतलब डेटा इज ऑलरेडी देयर। आपने अभी आप सेव किया तो ये वन डेटा आ गया कि आपके लोकल मेमोरी में एक डेटा आ चुका है। वो कहाँ सेव हो रहा है आपको मैं नीचे दिखाता हूँ, ये यहाँ सेव हो रहा है, ये देखिए ये डेट एवरीथिंग इज हियर जो आपने अभी सेव किया था यहाँ सेव हो गया। तो अब आपको क्या करना है कि स्टोर तो हो गया, ये स्टोर हो गया, सॉरी मैं जा रहा था, ये जो एक डेटा आपने लोकल मेमोरी में रखा है इसको परमानेंटली अब सेव करने की ज़रूरत है। वो कौन सा है, A2 है, आपको मैं दिखा दूं, वो दिखने से आपको थोड़ा बेटर होगा। ये देखिए ये ब्लू है, जब आप इस ब्लू पे क्लिक करेंगे तो जो भी लोकल मेमोरी में जितने भी डेटा हैं आपको वो परमानेंटली जाकर के स्टोर हो जाएगा। आइए इस पर क्लिक करते हैं, इस पर क्लिक कीजिए, ये देखिए डाटा स्टोर्ड, ये डेटा आपका वहाँ से मूव होकर के परमानेंटली रिकॉर्ड में आ गया कि टिल्ट एंड शिफ्ट का स्टेटस क्या है इस पर्टिकुलर A2 24th लिफ्ट का। बैक टू, अब डाटा स्टोर्ड हो गया, बैक टू कैलकुलेशन शीट, ओके, फिर वापस हम यहाँ आ गए। अब देखिए ये जो सर्कल था ये ग्रीन हो गया, मतलब डाटा इज परमानेंटली सेव्ड, बट अब उसके साथ ही जैसे ही सेव होता है यहाँ से वो रिमूव हो जाता है, क्योंकि आपका अभी ये लोकल स्टोरेज है, दैट इज परमानेंट स्टोरेज, ठीक है। अब आप देखिए जो मैंने दिखाया था 24th लिफ्ट का भी यहाँ पे डेटा आ गया जो कि पहले नहीं आ रहा था। 24th लिफ्ट जो नहीं दिख रहा था क्योंकि आपने परमानेंटली डेटा स्टोर नहीं किया था, इसलिए जब आपको इस सीट को विजुलाइज करना हो, पूरा रिकॉर्ड देखना हो शुरू से लेकर आज तक, तो डेटा को स्टोर करना बहुत जरूरी है। अब चलते हैं थोड़ा नीचे, ये देखिए क्या है, ये क्या है कि वेल का जो लोकेशन है ना, वेल जब हम कास्टिंग करते चले जाते हैं तो ड्यू टू द स्लाइट एरर्स, ड्यू टू द एरर इंसर्टिंग, जो कि मैंने आपको बताया बल्जिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो डायमेंशन मैच नहीं करता, तो हम कैलकुलेशन करते समय ना दो कन्फ्यूज़न होता है, दो तरीका हो सकता है कि हम यहाँ का कोऑर्डिनेट ले लिए इसको, बल्कि मैं ये सारा ऑफ कर दूँ तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, इसको भी मैं जूम आउट कर दूँ। तो अब क्या होता है कि एक तरीका है कि यहाँ का कोऑर्डिनेट ले लिया, यहाँ का कोऑर्डिनेट ले लिया, एक लाइन मिल गया, उसी तरह से यहाँ और यहाँ का कोऑर्डिनेट ले लिया, एक लाइन ले लिया, इन दोनों के का सेंटर पॉइंट मिल गया और इन दोनों का सेंटर पॉइंट मिल गया, फिर उसका एवरेज निकाल लिया, तो दिस इज अ रफ डेटा। दूसरा तरीका ये है कि एग्जैक्टली इस एक्सिस और इस एक्सिस का जहाँ क्रॉसिंग पॉइंट है उस इंटरसेक्शन पॉइंट को हम रेफरेंस मान करके टिल्ट एंड शिफ्ट कैलकुलेट करें। तो दोनों मेथड यहाँ अवेलेबल है, यू कैन क्लिक इट हियर। अभी जो आपका कैलकुलेशन हो रहा है वेल सेंटर एट इंटरसेक्शन पोजीशन मान करके, जब आप एवरेज मानेंगे ना तो देखिए कि आपका वेल सेंटर 152 mm शिफ्ट हो जाता है फ्रॉम इंटरसेक्शन। ये इंटरसेक्शन है पॉइंट और ये शिफ्टेड लोकेशन है, एवरेज पॉइंट है, एवरेज यहाँ पर है और ये जो लोकेशन है ये क्रॉसिंग पॉइंट है। तो इसमें और इसमें देखिए 152 mm का डिफरेंस आ रहा है, तो ये बेटर है कि आप इंटरसेक्शन पे जाएं तो ज़्यादा आपको एक्यूरेट डेटा मिलेगा। अभी जब इंटरसेक्शन पे गया तो डेविएशन इज जीरो, कहने का मतलब जो एवरेज पॉइंट था मैंने उसको यहाँ शिफ्ट कर लिया, अब इसके रेफरेंस पे हम टिल्ट शिफ्ट कैलकुलेट करेंगे। तो लाइक दैट आपका ये सारा कैलकुलेट हो जाता है। फिर यहाँ पर जब लोकली डेटा आपको फीड करते हैं यहाँ से क्लियर कर सकते हैं, रिकॉर्डेड समरी, ये सारी चीज़ें कुछ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है जो कि आप खुद ही देख के समझ सकते हैं, यूज़ करेंगे आपको पता चल जाएगा। एक बार यूज़ कीजिए, यूज़ करने से आपको प्रॉपरली सारी चीज़ें ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगी और इसमें कुछ भी नहीं है। अब आपने देखा होगा इट इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी एक्यूरेट टू कैलकुलेट। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जब आप इस पूरे कैलकुलेशन को ऑटो कैड में डालेंगे तो आपको एग्जैक्टली डेसिमल के 3 डेसिमल प्लेसेस तक आपको एक्यूरेट कैलकुलेशन मिलेगा इस एक्सेल सीट से और ऑटो कैड से। So it is very accurate and very fast and very easy to store your data and very easy to monitor, and based on that monitoring you can
adjust your tilt and shift in further sinking. So thank you. जय हिंद, जय भारत.